दोस्तों, आज हमने अपना तीसरा पार्ट तो पूर्ण कर लिया है और उसके अगले भाग के रूप में ही हम आज प्रश्नोत्तरों का जो श्रृंखला है वो प्रारंभ करने वाले हैं। हमने पूरे पाठ को अच्छे ढंग से 4 भागों के अंदर बांट करके पढ़ा है और हमने उम्मीद है कि आपने वो सब कुछ अच्छे ढंग से याद कर लिया होगा। अब आज उसी के लिए 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, अर्थात कौन सा साम्राज्य हो गया हमारा? रोमन साम्राज्य। और इस रोमन साम्राज्य के भाग 5 के रूप में हम क्या अध्ययन करने वाले हैं? अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। मित्रों, एक एक प्रश्न जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। हमने पूरा पाठ पढ़ा है, अब उस पाठ में से हमने जो ग्रहण किया है उसको प्रश्न के उत्तर के रूप में किस प्रकार से लिखना है, वो जो समझ हमारी क्रिएट होती है, वो एक समझ हमारी विकसित होती है, वो इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखने से विकसित होती है। और एक एक करके ही प्रश्न को समझा जाता है। देखिए, छोटे प्रश्न किस प्रकार से उत्तर दिए जाएंगे, कोई बड़ा प्रश्न है, निम्नात्मक प्रश्न है, तो उसका उत्तर किस प्रकार से दिया जाएगा। ये जो एक कला है, एक कौशल है, ये आप खुद ही विकसित कर सकते हो और वो आपकी अभ्यास के द्वारा ही विकसित करनी होती है ना। तो कहा भी गया है कि मंजिल यूं ही नहीं मिल जाती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिल जाती राही को, उसके लिए दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है, उसके लिए दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। अरे पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनाती हो, घोंसला कैसे बनाती हो, तो बोली कि तिनका तिनका जुटाना पड़ता है, तो बोली कि तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। तो हमारे को भी ऐसे ही एक एक करके, एक एक तिनके के रूप में, एक एक प्रश्न के हिसाब से हमें इस पूरी प्रक्रिया को समझना होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर और हमारा पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है। पहला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? अर्थात हमने जो रोमन साम्राज्य के बारे में जितना कुछ जाना है उसका पता हमें किस चीज से चलता है। तो देखिए, इसमें हमने कुछ बातें करी थी। हमने कहा था कि हमें कुछ दस्तावेज मिले। क्या मिले हैं? कुछ दस्तावेज, जिसको हम क्या कह सकते हैं? प्रलेख भी कह सकते हैं, प्रलेख। ठीक है, तो हमें क्या मिले हैं? दस्तावेज या प्रलेख मिले हैं। उसके आधार पे हम बता सकते हैं। हमें क्या मिले हैं? हमें साक्ष्य के रूप में हमें कुछ जो पुरातात्विक अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं। कुछ मिले हैं पुरातात्विक अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हमने देखा कि हमें यहाँ से विभिन्न महाकाव्य जो है वो भी प्राप्त हुए हैं। तो इन सब की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? रोमन साम्राज्य के इतिहास को जान सकते हैं। ठीक बात है, इसका उत्तर देखते हैं हम। देखिए, पाठ्य सामग्री मिली है, यानी कि हमें क्या मिला है? पढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार के महाकाव्य वगैरह हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। दूसरा, इसने क्या लिखा है? प्रलेख या दस्तावेज मिले हैं। जैसा कि हमने बात कर ली थी कि जो पेपायरस है मिस्र के अंदर, जो नील नदी की घाटी में एक पौधा है, उसकी जो है छाल के ऊपर और उसके पत्तों के ऊपर लिखे जाते थे। भौतिक अवशेष के अंदर बात कर ली हमने, तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? महल प्राप्त हुए हैं। यहाँ से विभिन्न मंदिर या हम कह दें जिनको देवालय, वो सारी चीज़ें प्राप्त हुई है। इसके अलावा हमें यहाँ से क्या मिलती है? पट्टिकाएँ भी कुछ प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि रोमन साम्राज्य का इतिहास किस प्रकार का था। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, रोम के सम्राट ऑगस्टस, किसकी बात कर रहे हैं? सम्राट ऑगस्टस का शासनकाल, मतलब उनकी जो समयावधि है वो किस बात के लिए जानी जाती है, ये पूछ रहा है। हालांकि देखिए, रोम का जो ऑगस्टस का जो काल है वो कई सारी बातों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसने एक स्पेसिफिक छोटे प्रश्न के रूप में पूछा है कि भाई ऑगस्टस का जो काल है वो किस बात के लिए जानेगा। तो हमने इसके लिए सीधा सीधा एक शब्द लिखा था जिसको हमने कहा था पेक्ला रोमाना। क्या कहा था? पेक्ला रोमाना। मित्रों, पेक्ला रोमाना क्या हुआ? पेक्ला रोमाना हुआ शांति का काल। क्या हो गया था? शांति का काल। हमने इस बारे में बात कर ली है। ठीक है, तो पहली बात ये हो गई कि सम्राट ऑगस्टस का शासनकाल जो है वो किस बात के लिए जाना जाएगा, तो हमने कह दिया कि वो शांति के काल के रूप में जाना गया था। ठीक है, इसके अलावा ये पूछ रहा है क्यों जाना जाएगा। ये क्या है? क्यों जाना जाएगा? ये हमने बात करी थी कि ये कब से प्रारंभ हुआ था? 27 ईसा पूर्व से ये है वो शासन प्रारंभ हुआ था इसका, ऑगस्टस का। और क्यों का मतलब ये हुआ कि जो पेक्ला रोमाना स्थापित हुआ है ये एक लंबे आंतरिक संघर्ष के बाद में आया है। किसके बाद में आया है? एक लंबे आंतरिक संघर्ष के बाद।
ठीक है, कई सारे युद्धों के बाद में जो है वो हमें प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? पेक्लो रोमाना। इसलिए ये जो है इस काल के लिए जाना जाता है। दोनों चीज़ों का उत्तर हमने देख लिया। देख लीजिए इसका उत्तर भी हम देखते हैं, समझते हैं क्या बता रहा है कि शांति और समृद्धि, शांति और समृद्धि के लिए हमने जो शब्द यूज किया था वो क्या था हमारा शब्द? पेक्लो रोमाना। ठीक बात है, ये लीजिए आपका पेक्लो रोमाना के लिए हो गया। नेक्स्ट ये कह रहा है कि ये शांति लंबे आंतरिक संघर्ष और सैनिक विजयों के बाद आई थी। ठीक है, इसलिए वो क्यों का जवाब हो गया। अगला प्रश्न जो है वो हमारे सामने आ रहा है, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र से क्या अभिप्राय था? अच्छे से प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है आपके लिए, पूछा जा सकता है। देखिए, गणतंत्र से क्या अभिप्राय? हमने देखा था कि सबसे पहले राजतंत्र था, ठीक है, लेकिन फिर राजतंत्र के अंदर क्या हुआ कि जो एट्रुस्कन जाति का अंतिम शासक था उसके अत्याचारों की वजह से जनता ने विद्रोह कर दिया और वहां पे क्या कर दी उन्होंने 509-10 ईसा पूर्व के अंदर उन्होंने क्या किया था? गणतंत्र की स्थापना कर दी थी। तो गणतंत्र से क्या अभिप्राय है? इसका मतलब ये हुआ कि गणतंत्र का मतलब है सेनेट। किसका शासन है भैया? सेनेट का शासन। ठीक है, और सेनेट के माध्यम से वास्तविक रूप से अगर हम बात करें कि ये शासन चलाएगा कौन, तो यहाँ का जो अभिजात वर्ग है, कौन सा वर्ग भैया? अभिजात वर्ग जो है वो इस सेनेट के माध्यम से यहाँ पर क्या चलाएगा? शासन चलाएगा। वो क्या है? यहाँ पे गणतंत्र कहलाता था। आई बात समझ के अंदर। नेक्स्ट देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा है, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र की ऐसी व्यवस्था जिसमें वास्तविक सत्ता किसमें थी भैया? सेनेट में थी, और अभिजात वर्ग की सरकार जो सेनेट के माध्यम से यहाँ पे क्या करती थी? सरकार चलाती थी, शासन चलाती थी। तो वो होगी आपकी गणतंत्रीय व्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, रोमन साम्राज्य के संदर्भ में प्रिंसिपेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। प्रिंसिपेट से क्या तात्पर्य है? संक्षेप में उत्तर देना है। प्रिंसिपेट का मतलब समझना है। देखिए, हमने बात करी थी कि सम्राट ऑगस्टस जो है, सम्राट ऑगस्टस यहां पर शासक बने। सम्राट ऑगस्टस ये कब बने थे भैया? याद करना जरा। ये बन गए थे 27 ईसा पूर्व के अंदर। कब बन गए थे? हमने पढ़ा था सेकेंड ट्राइमविरेट। हमने क्या पढ़ा था? सेकेंड ट्राइमविरेट पढ़ा था। और सेकेंड ट्राइमविरेट के बाद में जब एंटोनी और ऑक्टेवियन और लेपिडस, ये तीन व्यक्ति थे ट्राइमविरेट सेकंड के अंदर। लेपिडस अपने आप अलग हो गया और एंटोनी को जो है वो युद्ध के अंदर, एक्टियम के युद्ध के अंदर पराजित कर दिया था किसने? ऑक्टेवियन ने। और उसके बाद में वो क्या बना? सम्राट ऑगस्टस के नाम से खुद जो है वो शासक बन गया। और फिर उसने, सम्राट ऑगस्टस ने अपने लिए उपाधियां धारण की और अपने साम्राज्य को उसने एक नाम प्रदान किया, और वो नाम क्या है भैया? वो नाम है प्रिंसिपेट। ठीक है, तो सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व के बाद में जो साम्राज्य स्थापित किया, उस साम्राज्य के लिए उसने एक नाम रखा है। वो नाम क्या है? प्रिंसिपेट के नाम से वो साम्राज्य जाना जाता है। देखिए, वह राज्य जो ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व के अंदर स्थापित किया था, अर्थात उसके शासक बनने, सम्राट बनने के बाद उसका जो राज्य स्थापित हुआ है, उसके लिए हमने क्या शब्द यूज किया? प्रिंसिपेट। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 5 आ गई आपके सामने। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 प्रमुख खिलाड़ी, कितने प्रमुख खिलाड़ी है भैया? 3। अर्थात हमने प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि रोमन साम्राज्य का जो इतिहास हमने पढ़ा है उसमें मुख्यतः हमने एक 3 स्तंभों के तरफ संपूर्ण इतिहास को इधर उधर घूमते हुए देखा है। तो वो 3 जो स्तंभ है उसको 3 प्रमुख खिलाड़ी कहा जा रहा है। तो देखिए 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा सम्राट, या जिसको हम कह लें शासक वर्ग, ठीक है, जो है सम्राट या शासक। दूसरा यहाँ पे कौन हो जाएगा भैया? यहाँ पे हो जाएगी सेना। कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? दूसरा वर्ग सेना। और तीसरा वर्ग क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पे सेनेट। क्या हो जाएगा? सेनेट, या फिर इसी को हमने क्या कहा है? अभिजात वर्ग। ये क्या हो जाएगा आपका? अभिजात वर्ग। हालांकि शासन सेनेट का कहलाता है, लेकिन वास्तविक रूप से उसको चलाने का काम कौन करते हैं? यहाँ पे अभिजात वर्ग करते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने बात करी कि ये जो रोमन साम्राज्य है उसका जो राजनीतिक इतिहास है वो 3 चीजों के इधर जो है इर्द गिर्द घूमता रहता है। यही 3 पूरे वर्ग कहलाते हैं, 3 प्रमुख खिलाड़ी कहलाते हैं। सम्राट हो गया, अभिजात वर्ग हो गया और सेना हो गया। अभिजात वर्ग को हमने सेनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रोमन साम्राज्य की सेना की
किसकी विशेषता पूछ रहे हैं भैया? सेना की 2 विशिष्टताएं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, हमने पढ़ लिया था अभी कि 3 प्रमुख खिलाड़ी जो है राज्य की शासन व्यवस्था के माने जाए हैं, उसमें से एक किसको माना है इन्होंने? एक माना है किसको भैया? सेना को एक प्रमुख खिलाड़ी का है। हमने बात करी थी कि इनकी जो सेना है वो कैसी होती थी? वो व्यावसायिक होती थी। कैसी होती थी? व्यावसायिक जो है वो होती थी। व्यावसायिक का मतलब क्या हुआ? सेना को क्या मिलता था? सैनिकों को क्या मिलता था? सैनिकों को नकद वेतन दे होता था। सैनिकों को क्या वेतन होता था? नकद रूप में क्या दिया जाता था भैया? नकद वेतन मिलता था। इसके अलावा भी हमने एक और बात करी थी कि जो रोमन सेना है उसमें एक शर्त थी। उसमें क्या एक शर्त थी? शर्त ये थी कि 25 वर्ष, कितने? 25 वर्ष कम से कम जो है वो सेवा करनी होती जरूरी थी ये। ठीक है, कम से कम कितने वर्ष सेवा करनी थी? 25 वर्ष जो है वो कम से कम सेवा करनी प्रत्येक सैनिक को आवश्यक होती थी। तो ये रोमन सेना की क्या हो गई? एक प्रमुख विशेषताएं हो गई। नेक्स्ट देखते हैं इनका उत्तर। रोम की सेना बात कर ली, व्यावसायिक थी। प्रत्येक सैनिक को क्या दिया जाता था? वेतन दिया जाता था। प्रत्येक सैनिक को टोटली कितने? कम से कम 25 वर्ष तक क्या करनी पड़ती थी? सेवा करनी पड़ती थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य में साक्षरता की स्थिति का संक्षेप में वर्णन कीजिए। हमने अच्छे ढंग से इसको पढ़ा है कि साक्षरता की स्थिति की बात करें, किसकी बात करें? साक्षरता। तो हमने 2 शहरों का उदाहरण लेते हुए इस चीज को समझने का प्रयत्न किया था। पहला तो हमने देखा था पोम्पेई नगर के अंदर। कौन से नगर के अंदर? जो है ना ज्वालामुखी की वजह से नष्ट हो गया था। और पोम्पेई के अलावा हमने देखा था मिस्र के अंदर क्या स्थिति। ये दोनों अलग अलग भाग है इस रोमन साम्राज्य के। तो हमने यहाँ पर पोम्पेई नगर की विशेषता के आधार पर तो कहा था कि यहाँ पर क्या थी? व्यापक जो है साक्षरता यहाँ पर फैली हुई है। व्यापक साक्षरता है, लेकिन है कैसी? है कैसी? काम चलाऊ है। कैसी है? काम चलाऊ। ठीक है, काम चलाऊ साक्षरता जो है वो यहाँ पे व्यापक रूप से फैली हुई है। तो व्यापक साक्षरता और काम चलाऊ प्रकार की यहाँ पे है। दूसरा हमने मिस्र के अंदर बात की थी कि यहाँ पर जो साक्षरता का जो काम है वो पेपाइरस पौधे के ऊपर जो है वो लिखना करना सारा वहाँ होता है। तो इसका मतलब जो है एक जो शासक वर्ग हो गया, कौन सा वर्ग हो गया? जो शासक वर्ग हो गया, या सैनिक जो है वो हो गए, या फिर इसके लिए जो वास्तविक रूप से इसकी तैयारी की है जिसने लिखने की, तो वो कौन सा वर्ग हो गया? लिपिक वर्ग हो गया। तो एक विशेष वर्ग तक ही जो है ये साक्षरता प्रचलित थी। हर एक यहाँ पर जो है वो साक्षर नहीं था, हर कोई पढ़ लिख नहीं सकता था। पोम्पेई के अंदर ही हमने बात कर ली थी कि गलियों के अंदर यहाँ पर क्या लगे हुए होते थे? यहाँ पे विज्ञापनों का भी हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब वहाँ पे एक जनसाधारण भी जो है वो काम चलाऊ साक्षरता रखता था। तो ये तो होगी आपकी साक्षरता की स्थिति। इसका उत्तर पढ़ लेते हैं। काम चलाऊ साक्षरता व्यापक तौर पर विद्यमान थी वहाँ पे। ठीक है, विद्यमान थी, ये शब्द सही कर लेना आप, विद्यमान। ठीक है, पोम्पेई में गलियों की दीवारों पर अंकित था विज्ञापन, इसका हमें साक्ष्य मिला है। मिस्र की अगर बात कर लें तो वहां पेपाइरस प्राप्त हुए जिनके ऊपर संविदा पत्र वगैरह लिखे हुए थे, जिससे हर कोई पढ़ लिख नहीं सकता था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रोमन सरकार ने चांदी में मुद्रा ढालना क्यों बंद कर दिया था? हमने पढ़ा था कि जो मुद्रा है वो किस प्रकार की? एक सॉलिडस जो है वो सिक्का निकाला गया था। कौन सा सिक्का निकाला था भैया? सॉलिडस। ये हमने पढ़ा था ना, सॉलिडस सिक्का निकाला था। सॉलिडस जो सिक्का है वो किसका था? ये सोने का था। ठीक है, ये किसका है? सोने का है, 4.5 ग्राम के आसपास का था। और ये हमने ये भी कहा था कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद में भी ये सॉलिडस सिक्का जो है वो रोमन साम्राज्य में प्रचलित रहा था। तो देखिए हमने यहाँ पर बात करी कि ये सोने का लाया क्यों। बात तो ये है कि पहले कौन सा हो रहा था? पहले तो चांदी के अंदर मुद्रा ढाली जाती थी, लेकिन फिर बंद क्यों हो गई? बंद इसलिए हो गई मित्रों क्योंकि ये जो चांदी है ये सबसे ज्यादा कहाँ पे उत्पादित होती थी? स्पेन के अंदर। हमने पढ़ा है कि जो खाने थी कहाँ पे थी चांदी की? वो स्पेन में थी। और स्पेन में जो चांदी की जो आपूर्ति है वो बंद हो गई थी। क्या हो गई थी? चांदी की आपूर्ति जो है वो कम पड़ गई थी, बंद हो गई थी। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर अगर नए सिक्के बनाने हैं तो चांदी तो उनके पास उपलब्ध थी ही नहीं, तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? वो सोने के सिक्के बनाने प्रारंभ कर दिए थे और एक ही प्रकार का सिक्का उसने ढाला। और उससे हमने ये भी देखा था कि 3री शताब्दी के संकट के बाद में ये जब कार्य किया गया, सोने के सिक्के ढालेंगे, तो एक जो है मौद्रिक स्थिरता भी पूरे राज्य के अंदर आई थी।
इसके उत्तर के रूप में हमने देख लिया, स्पेन की खानों के अंदर चांदी मिलनी बंद हो गई और सरकार के पास मुद्रा के लिए पर्याप्त चांदी नहीं थी, तो क्या प्रयोग में लाया गया, उनके द्वारा सोना जो है वो प्रयोग में लाया, सॉलिडस सिक्का चलाया था। नेक्स्ट प्रश्न, दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न आ गए हैं, अब बड़े उत्तर लिखने हैं इनके आपको। पहला प्रश्न देखिए, रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियों का वर्णन पूछ रहा है आपसे। रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियों का उल्लेख हमें किसके उद्धरण से प्राप्त होता है, किसके द्वारा लिखा हुआ प्राप्त होता है, तो ये हमने पढ़ लिया था टैसिटस के द्वारा। किसके द्वारा, टैसिटस ने हमें इसका पूरा जो वर्णन है वो प्रदान किया था। हमने इसको अच्छे से समझा था कि हमने क्या कहा, एक वर्ग तो हमने कहा था कि अभिजात वर्ग होता था, वहां पे कौन सा वर्ग होता था भैया, अभिजात वर्ग। और ये जो अभिजात वर्ग है इसको भी हमने दो भागों में बांट दिया था, अर्थात एक तो हमने कहा था कौन से थे, एक तो थे सेनेटर, क्या थे, एक तो सेनेटर थे, और एक कौन सा था, एक थे नाइट, कौन से थे, नाइट। और इन दोनों को मिलाकर के हमने नाम दे दिया था अश्वारोही। क्या नाम दिया था, अश्वारोही। या फिर इन्हें एक और नाम दिया था हमने, इनकी क्या नाम दिया था, इक्वाइटस। क्या नाम दिया था, इक्वाइटस। ठीक है, ये नाम भी हमने इनको दे दिया था। तो पहला हमने देख लिया अभिजात वर्ग के अंदर बंटा हुआ था समाज। इसके अलावा एक हमने देखा था, नाम पढ़ा था हमने कमीनकारू। क्या नाम देखा था हमने, कमीनकारू। कमीनकारू का मतलब क्या हुआ, कमीनकारू कौन होते थे, ये होते थे आपका दास वर्ग। कौन सा वर्ग होते थे, दास जो है वो। और इसके अलावा ये भी एक हमने देखा था हुमिलियोरिस। क्या नाम था, हुमिलियोरिस। ठीक है, ये शब्द भी हमने पढ़ा था, हुमिलियोरिस। ये आपका कौन सा वर्ग हो गया है भाई, ये हमारा मध्यम या इसको कह दे या जो निम्न प्रकार का जो वर्ग था वो हो गया हमारा इसमें। ठीक है, जिसमें शहरी कामगार भी हो गए, कुछ शिल्पी जो आते थे वो हो गए। ठीक है, हुमिलियोरिस के अंदर कृषक वर्ग का जो है वो हो गया। और इसके अलावा हमने एक और वर्ग करके देखा था, नौकरशाह वर्ग, जिसके अंदर हमने बात की थी कि ये जो है सर्वाधिक भ्रष्ट वर्ग था इस समाज का, और इसके द्वारा जो है पूंजी का निवेश जो है विभिन्न जमीन जैसी परिसंपत्तियां खरीदने में किया जाता था। तो रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियों की अगर हम बात करें तो उसमें हमने एक अभिजात वर्ग, दूसरा हमने कमीनकारू, तीसरा हमने हुमिलियोरिस और चौथा हमने नौकरशाह वर्ग। इस प्रकार से इसको क्या कर दिया, वर्गीकृत कर दिया। अभिजात वर्ग के भी हमने कुछ लक्षण पढ़े थे कि अभिजात वर्ग के अंदर क्या था, अश्वारोही थे, वो सेना में शामिल होते थे, सेनेटर थे, वो सेना में शामिल होना जरूरी था, और दूसरा जो है नाइट है, उसके लिए जरूरी नहीं है, वो कोई और कार्य भी कर सकते थे। वो सारी चीजें जो हमने विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिए, वो इनके बिंदुओं के रूप में आपको एक एक करके लिखनी है। ये पूरा वर्णन है जो अभी तक हमने पढ़ा है, टैसिटस के द्वारा जो है वो इसका वर्णन किया गया था। फिर है ना, सीनेट के सदस्य जो है वो उनकी लगभग संख्या 1000 के आसपास थी। और इसके अलावा बता रहा है कि फिर कॉन्स्टेंटाइन का जो काल है उसका काल आया, तो उसके बाद में और वर्ग बन गए। अभिजात वर्ग जो है अत्यधिक धनवान हो गया, मध्यम वर्ग का उदय हुआ, हुमिलियोरिस जो है वो निम्नतर वर्ग बना, प्रवासी कामगार जो है वो वर्ग आया, रोमन राज्य तानाशाही के कारण जो है उससे भी समाज के अंदर क्या आया, परिवर्तन आया है। ये बिंदु दोबारा लिख दिया है। नेक्स्ट है नियोजन शिल्पकार जो होते थे, दूसरे शहरों के अंदर जाके बस जाते थे, उनका भी जिक्र हम इस हुमिलियोरिस जो वर्ग है उसके अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। रोमन अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शाने वाले अभिलक्षण कौन से थे। देखिए सीधी सीधी बात ये कर रहा है कि जो रोमन अर्थव्यवस्था है उसको आधुनिक बताना है। क्या है, आधुनिक से कौन से ऐसे गुण हैं, कौन से ऐसे गुण हैं जो उसको क्या साबित करते हैं, आधुनिक साबित करते हैं। तो देखिए हमने बात करनी है रोमन साम्राज्य के ऐसे गुणों की जो क्या हो, आधुनिक हो। तो हमने बात करी थी, देखो कि जल शक्ति का उपयोग, हमने क्या बात करी थी, जल शक्ति का उपयोग करी थी ना पहले, लास्ट सबसे अंतिम भाग के अंदर हमने देखा था जल शक्ति का उपयोग। जल शक्ति का उपयोग उनके द्वारा किया जा रहा है, कहां पर किया जा रहा है, हमने बात करी थी भूमध्य सागर। कहां पे, जो भूमध्य सागर है इसके चारों तरफ, अर्थात भूमध्य सागर का जो एरिया है उसके चारों तरफ क्या उपयोग होता था, वहां पे जल शक्ति का उपयोग किया जाता था। इसमें भी हमने देखा था कि यहाँ पर जो उपयोग है वो किस में किया जाता था, सोने चांदी की जो खानें थी, सोने चांदी की खानों में उत्खनन करने के लिए, खनन करने के लिए। ठीक है, सोने चांदी की खानों में क्या करते थे, ये खनन
कार्य जो है वो करने के लिए इन्होंने जल शक्ति का उपयोग किया था। और ये जो खनन की जो मात्रा है, उत्पादन प्रोडक्शन जो है वो वर्तमान उत्पादन प्रोडक्शन से बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये एक विकसित और आधुनिक प्रकार का लक्षण हो गया। दूसरा देखिए, शहरी जीवन या शहरी लोगों का उच्च वर्ग जो है, शहरी लोगों का ऊंचा रहन सहन जो है वो भी एक क्या है, आधुनिक वर्ग का। हमने बात करी थी कि जो अभिजात वर्ग के लोग हुआ करते थे, इनके पास में हर एक प्रकार की जो है वो चीज़ें होती थी जो जीवन यापन की सुविधा के लिए, ठीक है ना। और हिप्पोड्रोम की बात करी थी हमने। हिप्पोड्रोम का मतलब क्या होता है, घुड़दौड़ का जो मैदान होता है वो भी इनके घरों में उपलब्ध होता था। तो ये काफ़ी जो है ऐसे लक्षण है जो इनको बताते हैं कि ये आधुनिक के समकक्ष थे। भूमध्य सागर के नज़दीक पानी की शक्ति का प्रयोग करते थे। प्रौद्योगिकी के अंदर मतलब खनन के अंदर करते हैं। सोने चांदी की जो खानों है उनमें जल शक्ति का प्रयोग हुआ। खानों से खनिज निकालने का कार्य हुआ। उत्पादकता का ऊंचा स्तर था। बैंकिंग व्यवस्था यहाँ पर प्रचलित थी। धन का ये जो है वो बड़े स्तर पर प्रयोग करते थे। अर्थात हमने बात करी थी कि जो विदेश व्यापार कर रहे हैं उनमें निवेश कर रहे हैं। औद्योगिक जो है वो स्थापना हो रही है, उनके अंदर ये धन का क्या कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। तो ये सारे जो है वो आधुनिक लक्षण हैं जिसमें नगर औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र बनते हैं क्योंकि इनके निवेश बढ़ जाते हैं। सुगठित वाणिज्यिक व्यवस्था और बेहतर परिवहन क्षमता, ये कुछ बिंदु है जो रोमन साम्राज्य के अर्थव्यवस्था को आधुनिक लक्षण प्रदान कर रहे हैं। ठीक बात है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रोमन साम्राज्य की सामाजिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, रोमन साम्राज्य की कौन सी वाली विशेषताएं लिखनी है हमको, सामाजिक विशेषताएं लिखनी है। सामाजिक विशेषताओं के अंदर हम किस बारे में बात करेंगे, देखिए सामाजिक स्थिति के अंदर हम क्या देखते हैं कि अगर उनके परिवार की हमने बात करी थी, किसकी बात करी थी हमने, परिवार की बात करी थी, तो हमने कहा था कि अभी भी ये कैसे परिवार के अंदर है, एकल परिवार। मतलब रोमन साम्राज्य को ये भी एक आधुनिक गुण के रूप में कहे जा सकते हैं। एकल परिवार अब अस्तित्व में आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो जबकि वहाँ पे उस समय भी ये एकल परिवार का जो है वो अस्तित्व में हुआ करते थे। इसके अलावा हमने देखा कि ये परिवार के अंदर क्या करते थे, ये परिवार के अंदर दासों को क्या कर लेते थे, परिवार में शामिल कर लेते थे। तो ये भी स्थिति आ गई इनकी सामाजिक स्थिति के बारे में। इसके अलावा हमने परिवार के बाद में विवाह के बारे में पढ़ा था कि इनकी जो विवाह की प्रक्रिया है वो परिवार द्वारा, माता पिता द्वारा तय होती थी। ठीक है, और उसके बाद में इसमें वर और वधू अर्थात लड़के और लड़की की भी इच्छा जो है वो भी मायने रखती थी। तलाक की प्रक्रिया जो है वो भी यहाँ पर सरल थी। ठीक है, तलाक के लिए भी इच्छा बस बतानी जरूरी थी और कुछ भी नहीं थी। तो तलाक की प्रक्रिया भी कैसी होगी भैया, सरल प्रक्रिया थी। उसके बाद में हमने बात करी थी कि यहाँ पर जो स्त्री है, स्त्रियों की दशा वो भी ठीक है। स्त्रियों की दशा ठीक के लिए हम कह सकते हैं कि वो अपनी संपत्ति की जो है, पिता की जो संपत्ति, जो पैतृक संपत्ति है उसकी उत्तराधिकारी वो मानी जाती थी। तो कुछ इस प्रकार की हमारी जो विशेषताएं हैं वो सामाजिक विशेषताएं मानी जाएगी। इसमें हमने ये भी कहा था कि यहाँ इनके समाज के अंदर जो है वो बहुदेववाद है, मतलब देवताओं की भी भिन्नताएं हैं। अलग अलग देवताओं की यहाँ पे क्या की जा रही है, इनके द्वारा पूजा की जा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट इसका उत्तर देख लेते हैं। एकल परिवार का स्वरूप, परिवारों में दास को मिला लेते थे। महिलाओं का स्वामित्व और संचालन का अधिकार था। महिलाओं को स्वतंत्रता, तलाक देने की सरल प्रक्रिया, विवाह परिवार के द्वारा करवाए जाते थे। काम चलाऊ यहाँ पे साक्षरता विद्यमान थी और अनेक भाषाओं का ये लोग जो क्या करते थे, प्रयोग करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रोमन साम्राज्य की विश्व को देन, कि रोमन साम्राज्य ने विश्व को क्या देन दी है, इसके बारे में आपको उत्तर लिखना है। ये प्रश्न हमने बहुत अच्छे ढंग से पहले ही पढ़ लिया है। अब इस प्रश्न का उत्तर जो है वो समग्र पाठ में से लिखा जाना है कि भाई क्या क्या इनके द्वारा हमारे को देन प्राप्त हुई है। तो देखिए, इन्होंने सबसे पहले एक साम्राज्य संगठित किया है। क्या किया है, एक साम्राज्य संगठन जो किया है, अर्थात एक राज्य की स्थापना के लिए, साम्राज्य की स्थापना के लिए क्या क्या आधारभूत तत्व है, साम्राज्य संगठन के जो आधार है वो हम यहाँ से सीखते हैं। साम्राज्य संगठन के जो आधार है वो हम यहाँ से सीखते हैं। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, ये जो है सेना का, इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम जो है सेना का सर्वप्रथम संगठन जो है
वो स्थापित किया था। एक सुगठित सेना का जो है वो यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था उनकी क्या थी, वो चीज़ भी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। तो कई सारी जो विशेषताएं हैं जो रोमन साम्राज्य की हमें क्या मानी जाती है, देन मानी जाती है, वो पहली बार ही हुई थी। ईसाई धर्म को राजकीय संरक्षण जो है वो इनके द्वारा दिया गया था राजकीय धर्म के अंदर। इसके अलावा हमने कैलेंडर की बात करी थी, जूलियन कैलेंडर जो है वो जूलियस सीजर के द्वारा प्रदान किया गया था हमें, उससे भी हमें पता चलता है कि हमें कैलेंडर की प्रक्रिया सूर्य के ऊपर वो आधारित कैलेंडर था। वो सारी चीजें हैं। इसके उत्तर के अंदर देख लीजिए, साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की, प्रबंध किस प्रकार का है वो की, सैनिक संगठन किस प्रकार से होता है वो इन्होंने बताया, रोमन कानून जिसके अंदर हमने बात करी थी जस्टिनियन की, किसकी बात करी थी, जस्टिनियन, यहाँ पे जो शासक बने थे और उन्होंने जो कानून लागू किया उसको हमने जस्टिनियन कोड का नाम दिया है, जस्टिनियन कोड लागू किए गए थे। ईसाई धर्म का प्रचार जो कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा किया गया, जिन्होंने क्या धर्म बना दिया, इसको राजधर्म बना दिया था। धार्मिक सहनशीलता या सहिष्णुता कह सकते हैं, यहाँ पे कैथोलिक भी थे और यहाँ पर कई प्रकार के अन्य जरतुश धर्म के लोग भी थे, ईसाई धर्म को मानने वाले सारे लोग यहाँ पे हैं। ठीक है, सड़कें और पुलों का जो निर्माण है वो यहाँ से हमने सीखा है। भवन निर्माण कला अर्थात वास्तुकला के बारे में भी हमें यहाँ से कई सारी जानकारियां मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य को बहुत अधिक तनाव, अर्थात बात किसके बारे में हो रही है, तीसरी शताब्दी के संकट के बारे में हो रही है कि इस संकट का सामना करना पड़ा था। उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए कि हम कैसे कह सकते हैं कि जो तीसरी शताब्दी है वो उथल पुथल का काल रही है रोमन इतिहास के अंदर, या वहाँ पे जो है वो शासक जो वर्ग है उसके सामने बहुत बड़े अलग अलग संकट यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, ये हम कैसे कह सकते हैं। तो हमने बात करी थी कि दो भाग थे, जैसे ये रोमन साम्राज्य है तो एक तो रोमन साम्राज्य का ये जो उत्तरी पूर्वी भाग है, कौन सा भाग है, उत्तरी पश्चिमी जो भाग है ये वाला भाग, और एक जो यहाँ पे पूर्वी निकटतम पूर्व का जो भाग है वहाँ से दोनों तरफ से यहाँ पर जो है वो समस्याएं उत्पन्न हुई थी। हमने बात करी थी कि जो उत्तरी वाला भाग है यहाँ से बर्बर जर्मन जातियों का आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था, जर्मन जातियां आई थी, जिसमें हमने बात कर ली थी, एक तो आई थी फ्रैंक, कौन सी थी, फ्रैंक, विसिगोथो, कौन सी थी, विसिगोथो, और लोम्बार्डी या लोम्बार्डो जाति है लोम्बार्डी की, लोम्बार्डो, ठीक है, वेनेडो, ये कई प्रकार की जो जातियां हैं ये यहाँ पर आई थी और इन्होंने क्या किया, आक्रमण किया था। राइन और डेन्यूब नदी का जो क्षेत्र है वो इनसे हस्तगत कर लिया था इस जर्मन जातियों ने। इसके अलावा यहाँ से हमने बात करी थी कि यहाँ पे एक साम्राज्य जो था वो कौन सा था भैया, ईरान का साम्राज्य, और ईरान के अंदर उसी समय एक राजवंश स्थापित हो गया था, ससानी राजवंश। कौन सा राजवंश आया था भाई, ससानी राजवंश, ठीक है। और इस ससानी राजवंश का ही एक शासक था जिसको हमने पढ़ा था शापुर प्रथम, क्या नाम है, शापुर फर्स्ट, और ये कहता है कि मैंने युद्ध किया है और 60,000 जो है वो रोमन सैनिकों को युद्ध के अंदर मार गिराया। इसका मतलब इस युद्ध में ये पराजय साबित हो रही है रोमन की। और दूसरा हमने कहा कि इसने लिखा है कि इसने एंटियोक पर अधिकार कर लिया। एंटियोक जो रोमन साम्राज्य का एक प्रमुख शहर था, प्रमुख नगर था, इस पर भी शापुर प्रथम का क्या हो गया, अधिकार हो गया था। तो ये सारी चीजें हैं जिससे हमें क्या दिख रहा है, तीसरी शताब्दी का संकट जो है वो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। देखिए, ससानी राजवंश आया 225 ईस्वी के अंदर, इसमें शापुर प्रथम थे, इसने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया और एंटियोक पे क्या कर लिया, इन्होंने अधिकार कर दिया। नेक्स्ट ये लिख रहा है, जर्मन मूल की कई जनजातियां थी जिन्होंने डेन्यूब नदी की सीमाओं पर क्या कर लिया, आक्रमण कर लिया। ये जो विदेशी बर्बरों के जो है वो लगातार आक्रमण हुए, और हमने यहाँ पे एक तथ्य ये भी पढ़ा था कि इस समय मतलब 200 से 240-50 के आसपास में हमने बात करी थी कि जो 47 वर्षों का शासनकाल है उसमें रोमन साम्राज्य के 25 सम्राट जो है वो अलग अलग करके सत्तासीन हुए हैं। तो ये एक तथ्य है जिससे हमें पता चलता है कि तीसरी शताब्दी का काल जो है वो आंतरिक संकट और बाह्य आक्रमणों का काल था रोमन साम्राज्य के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रोम में सिंहासन पारिवारिक वंशक्रम पर आधारित था। मतलब क्या हुआ, उत्तराधिकार का जो नियम है वो पारिवारिक था। ठीक है, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। एक एग्जाम्पल देते हैं, समझा हुआ तो आपको है ही है। इसका एग्जाम्पल हम इस प्रकार से दे सकते हैं। देखिए, हमने बात करी थी कि जूलियस सीजर था, है ना, जूलियस सीजर, और जो जूलियस सीजर है 44 ईसा पूर्व के अंदर जो इसकी हत्या हो गई थी, किस हमने बात करी थी कि कैसियस और ब्रूटस नामक दो व्यक्ति थे, पॉम्पी के उत्तराधिकारी या अनुयायी जो थे, उन्होंने क्या कर दी थी, जूलियस सीजर की हत्या कर दी थी 44 ईसा पूर्व के अंतर्गत। और फिर क्या हुआ था, जूलियस सीजर के बाद में यहाँ पे जो उसका उत्तराधिकारी बनाया गया था वो था ऑक्टेवियन।
कौन सा था? ऑक्टेवियन। ठीक है, और ये ऑक्टेवियन जो है ये जूलियस सीजर का पुत्र होना चाहिए अगर उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन नहीं, ये यहाँ पर क्या है? दत्तक पुत्र है। क्या है भैया? ये भी दत्तक पुत्र है, लेकिन जूलियस सीजर ने इसे अपना क्या घोषित कर दिया था? उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। और जो उत्तराधिकारी घोषित हो गया है उससे राजा के द्वारा घोषित किया गया है, सम्राट के द्वारा घोषित किया गया है, तो उसे फिर सेना भी मान्य करती थी। सेना ने भी उस चीज को क्या कर लिया था? सहमति देना, समर्थन देना प्रारंभ कर दिया था। और ऑक्टेवियन के बाद में जो इसका आएगा पुत्र, वो भी वास्तव में इसका पुत्र नहीं है, वो इसका क्या है? दत्तक पुत्र है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वो नैसर्गिक पुत्र हो, कौन सा? नैसर्गिक पुत्र हो, और चाहे राजा का पुत्र नहीं हो, लेकिन राजा ने उसे क्या कर दिया हो? गोद ले लिया हो, दत्तक पुत्र घोषित कर दिया और उसे अपने उत्तराधिकारी बना दिया हो, तो दोनों ही स्थितियों के अंदर जो है वो क्या थी? पारिवारिक वंशक्रम यहाँ पर प्रचलित था, मान्य था। ठीक है, कि राजा का बेटा जो वही क्या बनेगा? यहाँ पे अगला शासक बनेगा। ठीक बात है। तो ये उदाहरण था, और इसका जो बातें हैं इसमें वही है कि पिता का राज्य पुत्र को मिलता था, और पुत्र चाहे नैसर्गिक हो या दत्तक हो। ठीक, नेक्स्ट इसने लिखा है सेना भी इस सिद्धांत को क्या कर लेती थी? मान लेती थी। नेक्स्ट लिखा है जो ऑगस्टस है, जूलियस सीजर का ये गोद लिया हुआ पुत्र था। सम्राट ऑगस्टस की हमने बात कर ली, और इस ऑगस्टस के लिए टिबेरियस जो है ये भी ऑगस्टस का अपना पुत्र नहीं था, ये दत्तक पुत्र ही था। पीढ़ी दर पीढ़ी हमने बात करी है। सत्ता का सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए ऑगस्टस ने टिबेरियस को क्या कर लिया था? गोद ले लिया था, कि भाई कोई विशेष प्रकार का जो है उत्तराधिकार का झगड़ा यहाँ पर खड़ा नहीं हो, इसलिए शासक जो है उसका पुत्र हो तो ठीक, नहीं हो तो दत्तक पुत्र लेकर के उसको अगला उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है रोमन साम्राज्य की सांस्कृतिक विभिन्नताएं। रोमन साम्राज्य की सांस्कृतिक विभिन्नताएं अनुपम मिश्रण थी। इस कथन की क्या करनी है? आपको विवेचना करनी है। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ बिंदु बताता हूँ कौन कौन से क्षेत्र के अंदर करनी है, वो फिर आपको यहाँ पे अपने पुस्तक के अंदर जो है विस्तृत रूप से लिखना है। देखिए, पहली चीज हमने बात करी कि यहाँ पर जो है वो रहन सहन का जो स्तर था, रहन सहन का जो स्तर है उसमें सांस्कृतिक विभिन्नताएं हमें अलग अलग जो है क्षेत्रों के अंदर दृष्टिपात होती है। नेक्स्ट हमने बात करी भाषा के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? भाषा के क्षेत्र में। हमने बात करी थी धर्म के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? धर्म के क्षेत्र में। हमने बात करी थी बस्तियां जो स्थापित हुई है, तो जो उन बस्तियों की बनावट है उसके बारे में जो है वो भी अलग अलग थी। इसके अलावा हमने बात करी वेशभूषा के बारे में। हमने किसके बारे में बात करी? वेशभूषा के बारे में। हमने रहन सहन के साथ साथ देखा खान पान, वो भी क्या है? अलग अलग है। ठीक है, हमने बात करी भाषा, इसके अलावा हमने देखा व्यवसाय। व्यवसाय भी जो है वो अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग जगह पे क्या है? किया जा रहा है, अर्थात हर एक प्रकार से इनमें क्या है? सांस्कृतिक विभिन्नता प्रचलित थी। ठीक है, इसी को हमने आगे उत्तर में लिखा है। धार्मिक संप्रदाय मतलब धर्म के क्षेत्र में जो विविधता है। भाषाएं मतलब बोलचाल की अनेक सारी क्या है? भाषाएं हैं। वेशभूषा मतलब कई प्रकार की वेशभूषाओं की विभिन्न शैलियां हैं। भोजन मतलब खान पान की जो बात है। सामाजिक संगठनों के भिन्न भिन्न रूप, अर्थात जो बस्तियों की जो स्थापना हुई है वो भी क्या थी? अलग अलग थे, और ये बस्तियों के अनेक रूप जो है इन बिंदुओं के ऊपर आपको डिटेल के अंदर उत्तर लिखना है। ठीक है, आप लिख सकते हैं आसानी से, हमने पूरा का पूरा इसको डिटेल से पढ़ा हुआ भी है। नेक्स्ट प्रश्न आता है भूमध्य सागर तथा निकटवर्ती पूर्व में दासता रूपी संस्था। कौन सी संस्था की बात हो रही है भैया? दासता की। ये गहरी जड़ें थी यहाँ पर, कहाँ पे? भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्व के अंदर बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर की बात ये हुई कि रोमन साम्राज्य के अंदर जो दासता की स्थिति थी उसके ऊपर आपको 4 लाइनें लिखनी है। दासता के बारे में आप क्या चीजें लिख सकते हैं? सोचिए, थोड़ा दिमाग के ऊपर क्या डालिए? जोर डालिए। तो देखिए, इसका अगर उत्तर लिखें तो हम बिंदुओं के बारे में बात करें कि हम किस बिंदु को बना करके, देखिए पहले हमें किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए दिमाग के अंदर एक मुख्य बिंदु सोचना चाहिए, और फिर उस बिंदु के बारे में हमें 2-3 बातें और सोच करके लिखनी चाहिए, जिससे हमारा उत्तर एक व्यवस्थित हो सके और हम उसमें कुछ अच्छे से ढंग से अपना जो है विचार उसमें डाल सकेंगे। ठीक है, तो देखिए जो दासता के बारे में हमने बात करें, ठीक है, तो हमने पहले ही पढ़ लिया है एक तो कि दासता भी यहाँ पर 2 स्थितियां थी। कितनी स्थितियां? 2 स्थितियां, कि एक तो उच्च वर्ग के जो लोग हैं और एक मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो दास बना रहे हैं। उच्च वर्ग वाले जो लोग हैं उनका व्यवहार दासों के प्रति कैसा है भैया? तिरस्कार पूर्ण है। दूसरा हमने बात करी कि मध्यम वर्ग के लोग जो दास है उनका जो है इनके प्रति व्यवहार कैसा है भैया? सहानुभूति पूर्ण है। लेकिन प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि दासता की गहरी जड़ें थी कहां पे? भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्व के अंदर की बात कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस बिंदु पर ज्यादा फोकस करते हुए लिखना है। ठीक है,
तो इस बिंदु के अंदर हम क्या लिखेंगे, इस बिंदु के अंदर हम लिख सकते हैं कि जो दास थे, दास के लिए एक चीज यहाँ पर मान्य थी, इन्होंने पूंजी निवेश समझा। इस बात को क्या समझा, पूंजी का निवेश करना है तो दास खरीद लीजिए, पूंजी निवेश करना है तो क्या करिए, दास खरीद लीजिए। हालांकि कृषि के अंदर दासों का प्रयोग करना इन्होंने वर्जित माना था, क्योंकि वो ज्यादा खर्चा यहाँ पर होता था। इसके अलावा कई जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो यहाँ पर क्या करते थे, अपना पूरा का पूरा जो व्यवसाय है, अपना पूरा का जो पूरा व्यवसाय है वो दासों को कई बार क्या कर देते थे, पूरा सुपुर्द कर देते थे या दासता से उन्हें मुक्त भी कर देते थे। तो इस प्रकार का जो मिला जुला वातावरण था दासों के संबंध के अंदर, ये वहां पे हमें प्रदर्शित होता है। इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं कि ये जो उच्च तिरस्कारपूर्ण जो व्यवहार है, यहाँ पर ईसाई धर्म राजधर्म बन गया था। कौन सा धर्म, ईसाई धर्म जो है वो राजधर्म बन गया था। ये किसके काल में बन गया था भैया, ये बन गया था ऑगस्टस के काल के अंतर्गत, ठीक है। तो ये जो ईसाई धर्म जो है ये राजधर्म बन रहा है, फिर भी इनकी स्थिति में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि देखिए ईसाई धर्म समानता की बात करता है। किसकी बात करता है, समानता की, बंधुत्व की भावना की बात करता है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा हमें परिवर्तन जो है वो इसकी वजह से दृष्टिगोचर यहाँ पे नहीं होता है। तो नेक्स्ट देखिए, रोमन साम्राज्य में दासता की जड़ें गहरी थी। ईसाई धर्म का राज्य धर्म बन जाना, फिर भी गुलामी की प्रथा को कोई गंभीर चुनौती नहीं मिली थी, मतलब वहां पे तब भी वो चालू ही रही। नेक्स्ट है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अधिकांश श्रम दासों के द्वारा किया जाता। हमने बात कर ली जो किसानों का कार्य अर्थात खेती का कार्य वो इनसे नहीं करवाया जाता था, क्योंकि वो काफी इसमें महंगा पड़ रहा था। महंगा क्यों पड़ रहा वो हमने डिटेल से पिछले वीडियोज के अंदर देखा है। फिर हमने बात करी कि इटली के अंदर मतलब वहां 75 लाख की जनसंख्या है और वहां पे से कितनी, उसमें से 30 लाख जो है वो क्या है, दास बनाए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा दासों को पूंजी निवेश के रूप में देखा जाता था। दासों को क्या करते थे, ये पूंजी निवेश के रूप में देखते। आर्थिक आधार को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्यों में दासों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई थी। ये बात भी हमने कर ली है कि कृषि के अंदर जो है वो इनका उपयोग क्या माना जाता था, थोड़ा महंगा माना जाता था, तो यहाँ पर इनका उपयोग इस प्रकार से ये नहीं करते थे। नेक्स्ट देखिए, रोमन साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, संक्षिप्त विवरण देने हैं आपको। रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए, हमने कहा कि रोमन साम्राज्य को दो भागों में बांट दिया गया था। एक तो आपका था पश्चिमी रोम, कौन सा था, पश्चिमी रोम, और दूसरा था आपका पूर्वी रोम, कौन सा, पूर्वी रोम, ठीक है, जिसको हमने बाइजेंटियन साम्राज्य का नाम भी दिया है, जो आपका पूर्वी रोम है। जो पश्चिमी रोम है ये लगभग 476 ईस्वी के अंतर्गत आते आते क्या हो गया था, समाप्त हो गया था, जबकि जो पूर्वी रोम है ये 1453 के अंदर, कब की बात है ये, 1453 के अंदर कुस्तुनतुनिया के पतन के साथ ही इसका भी समापन माना जाता है। तो देखिए, पश्चिमी रोम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है जर्मन बर्बर कबीले जो थे वो जर्मन जातियां जो है यहाँ पे अधिकार कर लेती है। जैसे कि हमने बात करी थी, स्पेन की बात करी थी, तो यहाँ पे एक जाति आ गई थी विसिगोथो। कौन सी जाति आ गई थी भैया, विसिगोथो। हमने बात करी थी इटली, जो इसके समक्ष, इटली इसके जो अधिकार में था पश्चिमी रोम के, उसके अंदर कौन सी जाति आ गई भैया, यहाँ पे लोम्बार्डो जाति जो है वो आ गई थी। तो इन्होंने क्या कर लिया, यहाँ पे आकर के अधिकार कर लिया था। तो ये बर्बर जातियां आई, जिससे पश्चिमी रोम समाप्त हो गया। और उसके बाद में हमने बात करी थी कि पूर्वी रोम के अंदर, जो पूर्वी रोम है इसका 7वीं शताब्दी के अंदर युद्ध प्रारंभ हो गया। किससे, ईरान से युद्ध जो है वो प्रारंभ हो गया था। हालांकि जस्टिनियन ने वापस जो है वो एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया, इटली को और इन चीज़ों को, अफ्रीका को वापस जीतने का, जो वेरेंडो वहाँ पे राज्य बन गया था वेरेंडो जाति का, ठीक है, उससे भी वापस जीतने का प्रयास किया। लेकिन उसके बाद में जो है यहाँ दोनों ही, जो चाहे पूर्वी हो चाहे ईरान हो, यहाँ पर कौन से आक्रमण प्रारंभ हो गए थे, अरबियों के, मुस्लिम जो सैलजुक तुर्क जो थे, इनके क्या हुए, यहाँ पे आक्रमण प्रारंभ हुए और इस वजह से क्या हो गया, ये नष्ट हो गए थे। तो रोमन साम्राज्य के पतन के जो कारण है उसके बारे में हमने बात कर ली कि एक तो अभिजात वर्ग था, उस अभिजात वर्ग के अंदर भी कई सारे जो है वो विद्रोही करने वाले व्यक्ति उत्पन्न हो गए थे। इसके अलावा हमने देखा कि यहाँ पे जो धार्मिक वर्ग था उसमें भी क्या हो गया था, ईसाइयों को राजधर्म बना दिया, ईसाई धर्म को, और कैथोलिक उससे असंतुष्ट हो गए थे। तो विभिन्न धार्मिक वर्गों के जो है आपस में अंदर जो है विरोध उत्पन्न हुआ और उसकी वजह से ये साम्राज्य के पतन का जो मार्ग है वो तय हो गया था। पतन की प्रक्रिया में हमें बाहरी आक्रमणों का योगदान दिखता है। उसके अंदर हमने देखा है उत्तर में जर्मन मूल के समूह आक्रमण करते हैं और सभी बड़े जो प्रांत है उनमें अधिकार कर लेते हैं, जिसमें हमने बात कर ली स्पेन के अंदर विसिगोतो आ गया, गॉल में फ्रैंको आ गए और इटली में लोम्बार्डो का राज्य यहाँ पे स्थापित हो गया। उसके बाद हमने बात की थी पूर्व के अंदर ईरान के ससानी वंश के शासक थे और इनके द्वारा क्या किया गया, आक्रमण किया गया था। और भीषण युद्ध के बाद में यहाँ पर अरबों के अधिकार में आ गया रोम। किसके अधिकार में आ गया था,
अरबों के अधिकार में आ गया था। ईरान भी चला गया और रोम भी चला गया। ठीक है, नेक्स्ट, रोमन साम्राज्य में स्त्रियां कहां तक स्वतंत्र थी? सीधा सीधा ये लिखा हुआ है, स्त्रियां कहां तक। ठीक है, स्त्रियां कहां तक स्वतंत्र थी, अर्थात स्त्रियों की स्थिति का वर्णन पूछ रहा है आपसे। स्त्रियों की जो स्थिति है उसके बारे में हालांकि हमने बात पहले, इससे पहले एक प्रश्न आया उसके अंदर कर लिए। हमने देखा था कि स्त्रियों की स्थिति जो है वो काफ़ी ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक अन्य संत मिलते हैं, ऑगस्टाइन है जो संत, उनके द्वारा जो वर्णन दिया गया उसमें उनकी वास्तविक स्थिति लिखी गई थी। वो कहते हैं कि मेरे पिता जो है मेरी माँ को प्रतिदिन जो है वो पीटते थे। ठीक है, इसके अलावा वो उस जिस शहर के अंदर वो उनका जन्म हुआ, जो बड़े हुए हैं, वहाँ पर भी उन्होंने अपने उस स्थिति को लिखा है कि भाई हमारे जो शहर के अंदर जो है महिलाएं लगभग प्रतिदिन इसी चीज का शिकार हुआ करती थी। लेकिन जो वास्तविक स्थिति है, जो कानून के समकक्ष स्थिति है, उसके अंतर्गत हमने बात करी थी। तो उसमें हमने क्या लिखा था कि जो उम्र है आयु की, उसमें कुछ गैप होता था पुरुष और महिला की आयु के अंतर्गत। ठीक है, और उसके अलावा हमने देखा था कि इन्हें परिवार के अंदर जो है पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जाता था, अर्थात पिता की संपत्ति जो उसकी पुत्री को प्राप्त होती थी, ना कि पुत्र को। तो इस प्रकार की कुछ स्थितियां हमने स्त्रियों के संबंध में पहले ही देख ली है। देखो, महिला जो है वो अपने पिता की क्या मानी गई है? प्रथम उत्तराधिकारी मानी गई है। नाभिकीय परिवार का मतलब कि एकल परिवार। कौन सा परिवार? एकल परिवार। स्त्री का पैतृक संपत्ति का अधिकार और तलाक देने की जो प्रक्रिया वो बिल्कुल ही आसान थी। ये चीज हमने पहले देख ली है। तो कुल मिलाकर के आज के इस हमने पूरे भाग के अंतर्गत काफ़ी सारे प्रश्नों का एक एक करके जवाब देखा है और समझा है, और हमें अब तक 3 पाठ हमारे जो है वो पूर्ण हो गए हैं। और इन तीनों पाठों के पूर्ण होने के बाद में मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये तीनों पाठ जो है वो अच्छे से याद हो गए होंगे, और इनके प्रश्नोत्तर भी आप जो है वो निरंतर रूप से ईमानदारी के साथ में अपनी पुस्तक के अंदर कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो अगले वीडियो के अंदर हम अगले भाग की ओर बढ़ेंगे, अगले पाठ को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।